दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ में है सुरेश खोईवाल, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी, उदयपुर के ही हैं और बहुत सारी स्पर्धाएं, बहुत सारे खिताब इनके नाम है। मैं अगर आपको याद दिलाना चाहूं तो 2018 के एशियन गेम्स में आप इन्हें नहीं देख पाए थे, लेकिन पूरी संभावनाएं थी। कारण ये कि आपका चयन हो गया था, लेकिन कैंप में इंजरी के कारण आप भाग नहीं ले पाए। ये थोड़ा सा एक ऐसा दुखद संयोग ही हम कहेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारी विश्व स्तरीय स्पर्धाओं में आपने भाग लिया है। जैसे मैं जिक्र करना चाहूँ तो एशियन मेंस जूनियर चैंपियनशिप ईरान में 2012 में आपने भाग लिया था। जूनियर मेंस वर्ल्ड वॉलीबॉल टर्की में हुई थी 2013 में। उसके बाद इंटरनेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2013 में ट्यूनीशिया में हुआ था, उसमें आपने भाग लिया था। और एशियन जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2014 में बहरीन में आप टीम कैप्टन थे। उसके अलावा राष्ट्रीय नेशनल गेम्स 2015 जो केरल में हुए थे, उसमें आपने राजस्थान स्टेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था, जिसने कांस्य पदक जीता था। बहुत सारे खिताब आपके नाम हैं। उदयपुर से वॉलीबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा का भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय आकाश पर उभरना, ये बहुत ही सुखद संकेत है। और फिलहाल हम इनसे बातचीत करेंगे, इनकी यात्रा के बारे में बात करेंगे। मैंने पढ़ा था इनके बारे में कि आप पहले बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन आपके पिताजी ने आपको प्रोत्साहित किया कि वॉलीबॉल खेलें। आपकी हाइट वगैरह अच्छी थी। वॉलीबॉल में बैडमिंटन में कई बार लंबे खिलाड़ियों को दिक्कत होती है, लेकिन वॉलीबॉल में आने का आपका जो निर्णय था आपके पिताजी के कहने पर, वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा साबित हुआ। और उसके बाद फिर आपने मुड़ करके नहीं देखा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इनके पिताजी ने इनको सलाह दी वॉलीबॉल खेलें। इनके पिताजी खुद यूनिवर्सिटी लेवल पे वॉलीबॉल खेल चुके हैं। और इनके जो भाई हैं दिलीप खोईवाल साहब, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। 2014 में इंचियोन में जो एशियन गेम्स हुए थे, उसमें भाग ले चुके हैं। तो एक ही घर से वॉलीबॉल के इतने सारे खिलाड़ियों का आना, ये और उदयपुर की प्रतिभा मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उदयपुर को वॉलीबॉल के पावर हाउस के रूप में नहीं जाना जाता है। मुझे लगता है खोईवाल परिवार ही होगा जो उदयपुर में एकमात्र पावर हाउस है। और अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि उदयपुर में वॉलीबॉल को ऊपर उठाएं और उदयपुर से आप जैसे ही बहुत सारे सितारा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद करें। मुझे लगता है कि ज़रूर आपका परिवार और आप स्वयं इसमें कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अभी खिलाड़ी के रूप में आपका करियर बहुत बाकी है। जी। तो सुरेश जी, मैं आपकी यात्रा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मैंने कुछ जानकारी दी है। कैसे सफ़र शुरू हुआ? जैसे बैडमिंटन को छोड़ने के बाद आप वॉलीबॉल में आए। आपके भाई साहब पहले से ही खेल रहे थे, तो उनकी कोचिंग का आपको फ़ायदा मिला। आप लंबे खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल में एक ये शर्त सी मानी जाती है कि खिलाड़ी लंबा होना चाहिए। तो चूंकि लेकिन उदयपुर में वॉलीबॉल की स्थापित परंपराएं थी नहीं, वॉलीबॉल को कोई खेलता नहीं था। और वॉलीबॉल के नाम पर हम शूटिंग बॉल ही मानते हैं। मतलब वॉलीबॉल जो खेलते हैं वो रिक्रिएशनल गेम के तौर पर ही खेला जाता है। बाकी असली जो वॉलीबॉल होता है वो आम तौर पर नहीं खेला जाता है। और लोग ऑफिस के बाद में जो थोड़ा बहुत मिलाने की कोशिश करते हैं, वही वॉलीबॉल कुल मिला के है। लेकिन कॉम्पिटिटिव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल में अपना स्थान बनाना, ये क्या बहुत मुश्किल था? बहुत मुश्किल था? या फिर आपका सफ़र आपके कोचेज़, परिवार में मौजूद खिलाड़ियों की वजह से थोड़ा सा आसान रहा? जी बिल्कुल, मुश्किल तो बहुत था, लेकिन कोचेज़ और फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था। मेरे फादर का मैं बोल सकता हूँ सबसे, मतलब हमारे लिए वो एक हीरो मान सकते हैं उनको। और बड़े भैया ऑब्वियसली वो अच्छे प्लेयर शुरू से ही थे, उनको देख के ही मैंने भी वॉलीबॉल स्टार्ट किया था। पहले बैडमिंटन खेलता था, लेकिन वो आप जो रिक्वेशन की बात बोल रहे हो उसी के हिसाब से। लेकिन वॉलीबॉल में कब प्रोफेशन आ गया, कब मैं आगे आ गया, और उसके बीच में बहुत लंबा स्ट्रगल था। और उसमें सबसे बड़ा मैं अपने जो कोचेज़ और मेरे पेरेंट्स हैं, उनको ही मेरा जो भी हूँ मैं आज उनके बदौलत ही हूँ। बाकी आप जो बोल रहे हो वॉलीबॉल को एक रिक्रिएशन के रूप में खेलते हैं, रिक्रिएशन माना जाता है, एक मनोरंजन के खेल के तौर पे। थोड़ा बहुत हाथ का अभ्यास हो जाता है, कुछ थोड़ा सा शरीर में हरकत हो जाती है, इतना ही है बस। अभी भी सर बताता हूँ मैं आपको, बहुत लोग अभी भी वॉलीबॉल और फुटबॉल में बहुत कंफ्यूज है सर। तो ऐसी जगह पे एक इस स्तर पे उभरना, ये अपने आप में वाकई बहुत बड़ी बात है। मैं बधाई दूंगा आपको। जी थैंक यू। लेकिन सफ़र आपने कहा कि बहुत आसान नहीं था, बल्कि मुश्किल था। और भारत जैसे नॉन स्पोर्टिंग देश में, जहाँ खिलाड़ी अब धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, प्रोत्साहन, प्रोफेशनल लेवल पर किसी तरह की लीग का उस वक्त तक नहीं होना, अच्छे कोचेज़ नहीं होना, खिलाड़ी नहीं होना, प्रैक्टिस का अभाव, ये तमाम चीज़ें ऐसी है जो
तो सिस्टम के बावजूद आप उभरे, यानी इसमें पूरा श्रेय जो है वो आपका और आपके जो साथ में थे आपको सपोर्ट करने वाले उनको तो है ही। हाईएस्ट पॉइंट आपके करियर का क्या रहा? हालांकि मुझे लगता है अभी आना बाकी है वो। जी, मैं चाह रहा था कि मेरा जो अच्छा करियर चल रहा था उसके बाद जो 2018 में जो एशियन गेम्स का जो मेरे को बहुत अच्छा चांस था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में चल रहा था, बाय लक मैंने मेरे लेफ़्ट साइड नी में इंजरी होने के बाद मैं थोड़ा सा उस टाइम सडनली नीचे चला गया था। तो मेरे को लगता है कि मैं उससे बहुत नीचे चला गया था। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो भी एशियन गेम्स आ रहा है उस पर मैं पार्टिसिपेट लूँ और इंडिया उसमें मेडल लाए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। जी सुरेश जी, भारत में वॉलीबॉल के खिलाड़ियों की परंपरा तो बहुत अच्छी रही है जी। जिमी जॉर्ज जैसे लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं, आपके भी आदर्श कहीं न कहीं होंगे वो। बिल्कुल सर। लेकिन एक मजबूत टीम के तौर पर वैसी स्थापना हो नहीं पाई है। बीच बीच में अच्छी परफॉर्मेंसेज होती रही हैं, कांस्य पदक भी एशियन लेवल पे जीता है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस वक्त जो है वो काफ़ी अच्छी है और उसमें संभावनाएं हैं कि अब वो अपना सर्वश्रेष्ठ अब तक का जो रहा है उससे भी ज़्यादा आगे जाके दे सकती है? जी बिल्कुल, अभी जो टीम है भारतीय वॉलीबॉल की जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि इसमें सब यंगस्टर है, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा टाइम जो पीरियड कैंप का चाहिए वो थोड़ा लंबा चाहिए और बहुत अच्छे कोचेस भी हैं हमारे पास। लेकिन कुछ टेक्निकल्स जो फॉरेनर्स टीम के साथ जो आते हैं उसमें और इंडिया का जो एक प्रैक्टिस का जो शेड्यूल जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है, तो काफ़ी वो थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है। और यंगस्टर जो प्लेयर हैं यहाँ भी लास्ट ईयर प्रो वॉलीबॉल हुआ था, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको हम जानते नहीं थे, वो उभर के आए और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और बहुत अच्छी प्रोफेशनल लीग का आना एक अच्छी बात है। जी, उससे बहुत अच्छे प्लेयर्स आए भी हैं और हम चाहते हैं कि जैसा थोड़ा सा गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा फैसिलिटीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दूसरे गेम को लेकर वॉलीबॉल और टीम गेम को वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जिस कारण कहीं ना कहीं कुछ कारण के पीछे हम पीछे रह जाते हैं। जी सुरेश जी, आपने बताया जैसे एशियन गेम्स जो पिछले थे उसमें आप चोट के कारण भाग नहीं ले पाए थे, आपका चयन हो गया था जी। और सबसे ज़्यादा हताशा खिलाड़ी को तभी होती है जब वो मैदान पर नहीं आ पाए। तो कितना ये डिप्रेसिंग था आपको? मतलब बहुत सारे ऐसे अवसादजनक ख्याल भी आते रहे होंगे कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा या नहीं। मतलब अपने उस स्थिति को आप थोड़ा सा बताएं और कैसे उस स्थिति से आप निकल पाए? जी सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। उस टाइम क्योंकि प्लेयर जो खिलाड़ी होता है वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करता है और अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो कभी सोचता नहीं है। उसके बाद मैं एक अच्छी जगह जाने के बाद अगर आप उस चीज़ को बस मिलने ही वाली थी और आप सडनली उससे पीछे चले जाते हो, तो एक ये सोचने में भी बहुत बड़ा आप सोच समझ सकते हैं। पर उस टाइम टीममेट्स भी थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था, जो हमारे फिजियंस मेरे को तो यही लगा था कि मैं अभी वॉलीबॉल में लगभग 3-4 साल तक वापस नहीं आ पाऊँगा। लेकिन अच्छा रहा, थोड़ा सा प्रैक्टिस और डॉक्टर्स और फिजिशियंस के साथ में रहा और मैं 1 ईयर के बाद मैं वापस स्टेट टीम में आ गया था। और उस चीज़ को सपोर्ट के लिए मेरे पेरेंट्स उस टाइम भी उन्होंने सपोर्ट कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था कि आप खेलो, और वो बहुत ही एक सोचते हैं तो वो बता नहीं सकता मैं आपको उस टाइम क्या बहुत फील ही हुआ भावनात्मक था। ये मुद्दा हो जाता है। जी जी। और मैं बधाई दूंगा आपको कि आप इस स्थिति से निकले। कई खिलाड़ी निकल नहीं पाते हैं। बिल्कुल, इस तरह के मौके बहुत सारे खिलाड़ियों के जीवन में आते हैं। सुरेश जी, खिलाड़ी की असल जो परीक्षा या कसौटी होती है वो यही होती है कि इस तरह की स्थितियों से कैसे बाहर आए और फिर हार को किस तरह से वो स्पोर्टिंगली एक्सेप्ट करे। बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब जैसे खिलाड़ी के तौर पे आप खेल रहे थे और जो वॉलीबॉल का जो ग्राउंड होता है, वॉलीबॉल का जो मैदान है, इंडोर गेम है ये, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डामाडोल अगर रही हो, आपको कैप्टन ने कुछ कहा हो, इस तरह की स्थितियां तो आती ही होंगी, तो उस स्थितियों को आप किस तरह से लेते थे? गेम में सर सब तरह की स्थितियां आती हैं और
अब जो वो इंडोर गेम है हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है पूरे इंडिया के अंदर, बहुत ही कम जो मैचेस होते हैं वो प्रैक्टिस कैंप इंडोर में मिल जाता है, लेकिन मैचेस बहुत ज़रूरी है इंडोर में, और वो इंडिया में बहुत कम मिल पाते हैं, उससे एक्सपीरियंस थोड़ा कम मिल पाता है। और स्थितियाँ सर बहुत तरह की आती है गेम में, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जाके हमको मेंटेन करना पड़ता है और करते भी हैं। जी। और जब आपको शाबाशी मिलती है, आपका खेल अपने स्तर के अनुरूप होता है, तो उस वक्त तो निश्चित रूप से अच्छा लगता ही होगा। जी, अच्छा लगता है। और ऐसे टाइम में गेम और अप हो जाता है, टीममेट्स भी अप करते हैं, कोचेस भी अप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली गेम जो अच्छा चल रहा है उससे और ज़्यादा अप करने की कोशिश करते हैं, और होता भी है। सुरेश जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें और एशियन स्तर पे भी बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो संभवतः हमें लंबा रास्ता तय करना होगा अभी, लेकिन एशियाई स्तर पे भारतीय टीम का कड़ा मुकाबला या भारतीय टीम से बेहतर टीमें कौन कौन सी है, और क्या वजह है कि हम उनके स्तर को मैच नहीं कर पा रहे हैं? एशिया स्तर पर सर अभी सबसे अच्छा टीम ईरान का है, और वो लोग उनका मैंने बताया था अभी प्रैक्टिस का जो एक शेड्यूल है, एक जो टेक्निकली वो हमसे बहुत ही काफ़ी आगे हैं। कोचेस के साथ उनके साथ सर एक टीम में कम से कम 8 या 9 ऑफिशियल्स आते हैं, वो एक टीम के ऊपर काम करते हैं, और एक सामने वाले अपोजिट जो भी जिससे भी टीम का मैच होता है तो उनका सारा बायोडाटा उनके पास होता है, जो कि इंडिया के पास कभी वॉलीबॉल में नहीं होता। स्ट्रेटजी में वो काफी आगे, बाकी दमखम और उसमें हम लोग बराबर बहुत अच्छे हैं, उनसे भी अच्छे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी वो बहुत अच्छी करते हैं। उसके बाद दमखम की पावर की बात करो तो इंडिया तो सबके लेवल पे है, किसी से कम नहीं है। जी जी जी। वॉलीबॉल के खिलाड़ी में जो नए हमारे साथी सुन रहे हैं, जो युवा लोग हैं, इस खेल में आना चाहते हैं, जी जी, या खेल रहे हैं किसी न किसी स्तर पे, तो उनको क्या कहेंगे? वॉलीबॉल में क्या ये बहुत ज़रूरी है कि आपका लंबा होना, या फिर कुछ मध्यम कद के खिलाड़ी भी वॉलीबॉल में अच्छा अपना जो डिफेंडर के तौर पे या किसी और तौर पे वो अपना करियर बना सकते हैं? दूसरा ये कि और क्या क्या इसमें एक खिलाड़ी के अंदर होना चाहिए? जज्बा तो ठीक है, लेकिन और क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो एक आपको बेहतर वॉलीबॉल का खिलाड़ी बना सकता है? हाइट की बात की है सर, तो हाइट तो वॉलीबॉल में कंपलसरी है वैसे तो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि जिसके पास टीम में आने के लिए 6 फीट का ऐसा न्यूनतम मानदंड, 6 फीट 3 इंच, वो सिर्फ एक हमारे वहाँ पे अलग अलग पोजीशन होती है, काउंटर, ब्लॉकर, लिबरो। उसमें सर सबसे जो हाइट वाला जो प्लेयर होता है वो होता है ब्लॉकर। उसकी हाइट आप अच्छी 6'3" से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन दूसरे जो प्लेयर्स होते हैं, अटैकर होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, उनका ज़्यादा लंबा होना अच्छा है, लेकिन आप अगर अच्छा टैलेंट है, जैसे हमारा अभी जो करंट टीम में नवीन राजा खेलता है, वो तमिलनाडु से हैं, उनकी हाइट 6 फीट ही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फर्क नहीं। 6 फीट भी वॉलीबॉल में कम मानी जाती है। जी, कम मानी जाती है सर, 6 फीट भी कम, 6'3" से ऊपर होनी चाहिए जी। और नए प्लेयर्स के लिए सर यही है कि आप 100% जो भी काम करते हो 100% करो, पॉजिटिविटी से करो। और बहुत हमारे इधर की बात करूँ तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं, लेकिन हल्का मतलब कुछ भी उनको मिसगाइड कुछ मिल जाता है या कुछ भी मिल जाता है तो वो वहीं पे उनका करियर ख़त्म कर देते हैं खुद ही, और ना चाह के भी वो बाहर जाके खेलना नहीं चाहते, बाहर जाके बाहर प्लेयरों से मिलना नहीं चाहते सर, वो बहुत ज़रूरी है। और बाकी आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा, ये 100% है। मेहनत की आपने बात कही तो सुविधाओं का जिक्र भी आता है। उदयपुर आपने कहा बहुत कम जगहों पे इंडोर में प्रॉपर तरीके से हम लोग खेल पाते हैं। जी जी। तो उदयपुर में क्या फैसिलिटी के मामले में अगर मैं आपसे पूछूं, वॉलीबॉल की क्या स्थिति है? उदयपुर में सर बहुत अच्छी स्थिति है, जो सीनियर्स प्लेयर्स है काफ़ी सपोर्टेबल है। और इंडोर की बात की तो सर इंडोर का तो अभी मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 साल में भी हमारा इंडोर में यहाँ पे प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन जो सीनियर्स है जो हमारे गांधी ग्राउंड में चलता है, अच्छा चलता है, और ऐसे 2-3 क्लब भी हैं सर, वो काफ़ी अच्छे चलते हैं वहाँ पे। और यंगस्टर के लिए उदयपुर बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। जी, बहुत सारे संभावनाशील खिलाड़ी आपको यहाँ नज़र आते हैं। आपको लगता है कि ये हम लोगों की करियर के बाद में ये लोग उदयपुर का परचम उठा के और वॉलीबॉल में कुछ कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल लगता है सर, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आते हैं, हाइट वाले भी हैं अभी सर, जो यंगस्टर हैं काफ़ी हाइट, आसपास के गांव वाले भी लड़के हैं, सिटीज़ में से भी हैं, काफ़ी अच्छे हाइट वाले हैं, और उनको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का
थोड़ा सा अभाव है, बाकी वो लोग अच्छा कर सकते हैं, हमको ऐसा लगता है। जी सुरेश जी, अब थोड़ी सी वॉलीबॉल से हट के हम बात करते हैं नौकरी और प्रैक्टिस। चूंकि आपका पहला जो पैशन है वो तो खेल है, वॉलीबॉल है, जी जी लेकिन नौकरी आपका रोजगार का एक जरिया है। जी, हालांकि नौकरी में आपका आना भी वॉलीबॉल की वजह से हुआ, तो किस तरह से दोनों में संतुलन सामंजस्य बिठा पाते हैं? सर नौकरी और गेम में मुश्किल है बहुत थोड़ा सा। बहुत मुश्किल है, थोड़ा नहीं सर, बहुत मुश्किल है वो। खुद को ही करना पड़ता है। बाकी नौकरी तो बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद आपको हर तरह के सुविधाएं और अब फैमिलीज़ को देखनी पड़ती है। वॉलीबॉल इतना बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ वॉलीबॉल खेल के आप अपना लाइफ निकाल सकें। लेकिन जब आप घर पे होते हैं सुरेश जी, जी जी और आपके भाई साहब भी होते हैं यहाँ पे, फादर वगैरह, जी, तो चर्चाएं क्या होती है? वॉलीबॉल पे ही केंद्रित होती है या कुछ और भी चर्चाएं करते हैं आप? नहीं सर, लगभग जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब थोड़ा फैमिलीज़ की बातें होती है, बाकी बातें वॉलीबॉल की तो होती है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं हमारे लाइफ में। और फैमिली में सब प्लेयर हैं तो वॉलीबॉल की तो सर चर्चा होती है। सुरेश जी, वॉलीबॉल में आपका हम शुभकामनाएं देते हैं कि खूब लंबा करियर हो जी, थैंक और यू। खूब सारे कीर्तिमान आपके नाम दर्ज हों, बहुत सारे खिताब आप देश के लिए लेके आएँ। लेकिन इसके बाद की प्लानिंग के बारे में अगर मैं पूछूं तो अपने आप को किस रोल में आप देखते हैं? इसके बाद सर प्लानिंग तो अभी तो कुछ सोचा नहीं। सबसे पहले तो मुझे सीनियर्स में कुछ अचीव करना है जी। और उसके बाद लाइफ का अभी तक इसके बाद क्या रोल होगा, सपोर्टिंग वॉलीबॉल के लिए ही कुछ करेंगे, क्योंकि इससे हटकर तो हम जा नहीं सकते और इसके लिए ही करना है, क्योंकि आज जो भी हम इसके लिए ही हैं, इसकी वजह से ही हैं। तो वॉलीबॉल के लिए कहीं ना कहीं हम कुछ न कुछ प्लानिंग है उदयपुर में कि हम करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं हम देंगे। और सुरेश जी, कोरोना का समय चल रहा है और अभी हम लगातार एक और संघर्ष हमारा जी, बीमारी और बिल्कुल, संक्रमण बिल्कुल। के खिलाफ है। जी जी तो प्रैक्टिस वगैरह आसानी से हो पाती है आपके लिए? क्या ये जो समय है जी ये चूंकि इसमें स्पर्धाएं नहीं हो सकती, तो इस समय का सदुपयोग हुआ है, हो रहा है, या ये समय ऐसा आया है जिसमें आपका खेल जो है वो प्रभावित हुआ है? सर प्रैक्टिस की बात है तो प्रैक्टिस अभी स्टार्ट हो गई है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली है हम लोगों ने। लेकिन कहीं ना कहीं मैचेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस चीज़ में। तो कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करके अगर हमको परफॉर्मेंस देनी है तो मैचेस खेलने ज़रूरी, और मैचेस अभी नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमको फ़र्क पड़ेगा। और ख़ुद को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, और वो अभी हम स्टार्ट कर दी है और करते रहेंगे सर। जी, सुरेश खोईवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जी जी बिल्कुल। आपके और आगे उज्जवल और दैदीप्यमान करियर के लिए मैं आपको खूब सारी शुभकामनाएं, और अब तक की आपकी जो उपलब्धियां हैं उसके लिए खूब बधाई। उदयपुर और तमाम देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद।